राधे राधे विद्यार्थियों, आज से हम करने जा रहे हैं एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? तो संवाद कौमुदी के लेखक है राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी के लेखक है राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की। 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया। क्या लगाया? सती प्रथा पर रोक लगाया 1829 में। और इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। ठीक है, तो सती प्रथा क्या होती थी इसको जान लेते हैं। सती प्रथा वो होती थी कि जब किसी स्त्री का पति खत्म हो जाता था, जब किसी महिला का हस्बैंड खत्म हो जाता था, तो उसके साथ उसको भी उसमें आग में झोंक देते थे, उसके साथ, उसके पति के साथ ही उसे चिता में जला देते थे। उसको कहते थे सती प्रथा। तो कुछ औरतें जो थी तो वो खुद की इच्छा से भी करना चाहती थी और कुछ औरतों को जबरदस्ती डालते थे उसमें। तो ये एक प्रकार की कुप्रथा थी कि इसमें जिंदा स्त्री को जबरदस्ती उसकी चिता में डालते थे पति के साथ। तो इसका विरोध किया किसने? सबसे ज्यादा विरोध किया राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने बताया कि ये एक प्रकार की कुप्रथा है, बुरी रीति है। ठीक है, तो इन्होंने मिलकर किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो ये सारी एक्स्ट्रा जानकारी थी किसकी? राजा राम मोहन राय के बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनके बारे में और महत्वपूर्ण, संवाद कौमुदी के लेखक यही हैं। ये कोलकाता से प्रकाशित थी। ये बंगाली भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने इसके माध्यम से सती प्रथा का अंत किया। इन्होंने खिलाफ अभियान चलाया। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन, तो जैसे अपने केंद्र सरकार में संसद होती है, संसद होती है, तो संसद के दो सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? दो सदन। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे राज्य विधानमंडल होता है राज्यों में। राज्य विधानमंडल कहाँ होता है? राज्यों में होता है। इसके भी दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। एक होता है विधान परिषद। ठीक है, तो ये जो होता है ये निम्न सदन होता है। लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा और लोकसभा ये निम्न सदन होता है, और ये राज्यसभा और विधान परिषद ये उच्च सदन होता है। ये उच्च सदन होता है और ये निम्न सदन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विधान परिषद। ये भारत के सभी राज्यों में नहीं है, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है और ये आवश्यकता के अनुसार बनाई जा सकती है। लेकिन ये राज्यसभा संसद में है हमारे पास, क्योंकि ये केंद्र की है तो एक ही होगी और एक ही लोकसभा होगी। ठीक है, और ये हर राज्य में अलग अलग है, तो विधानसभा की सीटें अलग हैं और विधान परिषद अलग है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक? राजेंद्र प्रसाद थे फर्स्ट राष्ट्रपति। दूसरे कौन थे? राधाकृष्णन। ये कब से कब तक थे? 13/5 से 62 से। कब से कब तक थे? 13/5/1962 से 13/5/1967 तक थे। 13/5/1962 से 13/5/1967 थे। तो इसी के बीच में ये आ गया 65। तो दूसरे राष्ट्रपति हमारे कौन बने थे? डॉक्टर राधाकृष्णन जी। और तीसरे बने थे जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति बने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे बने राधाकृष्णन, तीसरे बने जाकिर हुसैन और चौथे बने बीबी गिरी। तो पहले ये हैं, दूसरे ये हैं और तीसरे ये हैं और चौथे ये हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। विधान परिषद के सदस्यों में कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो जैसे संसद होती है, संसद के दो सदन हमने अभी पढ़े हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही ये किसके हैं? संसद के अंग है, संसद के अंग हैं।
और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, कार्यकाल इनके सदस्यों का होता है। किसके? 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसी प्रकार हमारे यहाँ विधानमंडल होता है। क्या होता है राज्यों में? विधानमंडल। तो विधानमंडल में भी होता है, विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होता है, विधान परिषद होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार विधान परिषद का भी कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद के सदस्यों का, मंत्रियों का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। इसमें प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, मतलब नए आते हैं, और 1/3 सदस्य चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो जैसे आज चुनाव हुआ, यहाँ पर 1/3 सदस्य ले लिए गए, फिर अगली बार चुनाव होगा तो 1/3 सदस्य ले लेंगे, फिर उसके बाद भी चुनाव होगा तो 1/3 सदस्य ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे जो नेक्स्ट चुनाव होगा, जो यहाँ पर चुनाव होगा, मान लो यहाँ की सीटें हैं तो यहाँ वालों के 6 वर्ष यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। जब कंप्लीट हो जाएंगे तो और जो नए व्यक्ति चुनकर आएंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ, और यहाँ वाले व्यक्ति हट जाएंगे। वैसे ही फिर से अब चुनाव होगा अगला, तो यहाँ नए 1/3 सदस्य आ जाएंगे और ये वाले सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो जाएगा तो ये हट जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट होगा तो ये वाले सदस्य आएंगे और इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और नए 1/3 सदस्य आ जाएंगे। 1/3 सदस्य का मतलब है कि जैसे यहाँ पे विधान परिषद में मान लो 60 सदस्य, कितने सदस्य हैं? 60 सदस्य हैं, तो 60 का 1/3 होगा, 20 होगा, तो 20 सदस्य आएंगे और 20 सदस्य जाएंगे। ऐसा हर 2-2 साल में चुनाव होता जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा और विधानसभा एक जैसे रहते हैं। ठीक है, तो विधानसभा के परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ना कि विधानसभा का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और चुनाव कितने वर्ष में होता है? प्रत्येक 2 वर्ष में होता है चुनाव। 2011 की जनगणना पर भारतीय जनगणना के इतिहास की कौन सी जनगणना मानी जाती है? तो 2011 की जो जनगणना है भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना मानी जाती है। ठीक है, पहली जनगणना कब हुई थी? सन 1872 में हुई थी। इसमें किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी, लॉर्ड मेयो ने करवाई थी पहली जनगणना। ठीक है, दूसरी जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। यहाँ पे रिपन ने करवाई थी जनगणना, लॉर्ड रिपन ने जनगणना करवाई थी। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो अभी की 2011 की जनगणना कौन सी है? 15वें नंबर की, और ये स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। कितनी है? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प लाहौर में अपनाया था। कहाँ पे अपनाया था? लाहौर में। लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अब कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होते थे सारे होते थे किसमें? दिसंबर माह में। ठीक है, तो वर्ष के अंत में कांग्रेस के सम्मेलन वगैरह होते थे। तो एक सम्मेलन हुआ था लाहौर में, सन 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी मांग करते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और इसी में आगे चलकर ये 26 जनवरी क्या करते हैं? 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। किस देश में? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे थे। ठीक है, फिर जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, कब? 26 नवंबर 1949 को। तो इसीलिए फिर इस दिन में हमने क्या पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो हमने इस दिन फिर संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया था। कारण क्या था? इन्होंने यहाँ पे घोषणा की थी कि आज के दिन से हम संविधान स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो फिर लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है, तो ये थी इसकी डिटेल्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय मतलब शहरों में रहने वाली जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा नगरों में जनसंख्या रहती है किसमें? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नगरों में या शहरों में जनसंख्या रहती है।
उसके बाद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है, मतलब टोटल पॉपुलेशन गांव और शहर की सबकी मिला के सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और यदि शहरी जनसंख्या, ओनली शहरी या नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो रोजर फेडरर जो है वो एक वॉलीबॉल खिलाड़ी है। कैसे खिलाड़ी है? बॉल टेनिस खिलाड़ी है, बॉल टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, टेनिस बॉल खिलाड़ी है। और ये स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। रोजर फेडरर एक खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड के हैं, ये बॉल टेनिस खेलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये कौन थे? एक शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई वादक थे, शहनाई वादक थे। इन्हें 2001 में भारत रत्न भी मिला था, 2001 में भारत रत्न मिला था। और इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ये पद्म से जितने भी पद्मश्री, ये सारे अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है। तो भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। किस मंत्रालय के? संस्कृति मंत्रालय के। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे, एक पुंगी जैसी रहती थी तो उसी को बजाते रहते थे, ठीक है, और बहुत अच्छा बजाते थे। इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला है। 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 1947 में भी इन्होंने भारत स्वतंत्रता दिवस अवसर पर इन्होंने लाल किले से शहनाई बजाई थी, ठीक है, शहनाई का वादन किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, तो वही बात है जैसे लोकसभा, विधानसभा, इनमें सब जगह। तो एक अपना क्या आया था? भारत शासन अधिनियम आया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम या स्वाधीनता अधिनियम 1946 में। तो उसमें भी कहा गया था कि अंतरिम सरकार बना लिया जाएगा। तो अंतरिम सरकार क्या होती थी? टेम्परेरी गवर्नमेंट उस टाइम बनाई गई थी, ठीक है। तो उसमें एक बात कही गई थी कि जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो इस अंतरिम सरकार में कहा था अंग्रेजी सेना ने कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा जाएगा। किस पर जाएगा? 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा, किसका? वहां की जनसंख्या का, और संविधान सभा जाएगा। तो इस प्रकार से सीटों का निर्धारण किया गया कि राज्य में अलग अलग होगा और संसद वगैरह में अलग अलग। तो इसका मतलब है कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उसी राज्य में ज्यादा विधानसभा की सीटें होंगी, या राज्यसभा की होंगी, या अच्छा, इसमें ये पूछा गया है कि किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो विधानसभा की सीटें अधिकतम 500 हो सकती है। ये आर्टिकल 170 में लिखा है। क्या लिखा है? आर्टिकल 170 में लिखा है कि विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा हो सकती हैं, तो कितनी? 500। और अगर न्यूनतम की बात की जाए, न्यूनतम की, तो वो हो सकती है, कितनी हो सकती है? 60। तो न्यूनतम मतलब कि कोई भी राज्य है उसमें विधानसभा की सीटें कितनी हो सकती हैं? तो यदि ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 500। ये किसमें दिया गया प्रावधान? आर्टिकल 170 में। और कम से कम कितनी हो सकती है? न्यूनतम 60 हो सकती है, ठीक है। कुछ राज्य अपवाद की श्रेणी में भी आते हैं, जैसे गोवा, सिक्किम, यहाँ की जनसंख्या कम है तो इनकी सीटें 60 से भी कम है, तो ये किस श्रेणी में आते हैं? अपवाद की श्रेणी में। व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। सिक्किम और गोवा जैसे छोटे राज्यों में इसके अपवाद है, मतलब यहाँ 60 सीटें भी नहीं पूछ पा रही है। कारण क्या है? जनसंख्या कम है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला संकेंद्री, मतलब कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, ठीक है। और एक क्या होता है? एससी। तो ये होता है अनुसूचित जाति और ये होता है अनुसूचित जनजाति। तो कहता है कि किस प्रदेश में, किस राज्य में सबसे ज्यादा एसटी की जनसंख्या है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी की जनसंख्या है। और एसटी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबसे ज्यादा कहाँ पे है? हमारे मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, शेड्यूल्ड कास्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ठीक है, तो अध्यादेश क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। अध्यादेश होता है कि जब हमारा कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, जैसे संसद में है तो संसद का और विधानमंडल में है तो विधानमंडल का, जो बैठकें होती है ना हमारी लोकसभा राज्यसभा वगैरह की, तो जब वो बैठकें नहीं चलती हैं, तो जब बैठक नहीं चलेगी और कानून नहीं बनेगा, क्योंकि जब वहां पे सांसद वगैरह या विधायक वगैरह उपलब्ध नहीं है तो कानून नहीं बनेगा। और कानून नहीं बनेगा और कुछ इमरजेंसी की स्थिति भी आ जाती है कि कानून बनाना कुछ जरूरी होता है। जैसे अभी हमारे कोरोना टाइम पे चल रहा था कि बैठकें भी नहीं हो पा रही थी और कुछ कानून बनाने जरूरी होते थे, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है कहाँ के लिए? देश के लिए, कि मतलब कुछ महत्वपूर्ण कानून बना देते हैं। ठीक है, और वैसे ही राज्य के लिए लाता है कौन? गवर्नर, राज्यपाल राज्य के लिए अध्यादेश लाता है, मतलब ये कानून बना देता है, ये जरूरी कानून रहता है। ठीक है, कि अभी ऐसी ऐसी स्थिति है तो ये कानून रहेगा। और इस कानून में की वैधता या मान्यता 6 सप्ताह की रहती है। कितनी रहती है? 6 सप्ताह की। ठीक है, तो 6 सप्ताह तक ये लागू रहता है। फिर यदि उसके बाद उसकी बैठक होती है, विधानसभा की बैठक होती है, और वहां पे ये लोग अनुमोदित कर देंगे। अनुमोदित मतलब कानून को मान्य कर देंगे, यदि विधायक वगैरह मान्य कर देंगे विधायक लोग, तो ये कानून बन जाएगा, और यदि अमान्य कर देंगे तो हटा देंगे। ठीक है, और यदि 6 सप्ताह के अंदर अंदर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ऐसे ही केंद्र सरकार में भी होगा सेम, कि राष्ट्रपति अध्यादेश लाएंगे, ये लाते हैं, गवर्नर लाते हैं आर्टिकल 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश लाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है वो किसके तहत लाते हैं? 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश लाते हैं। तो इसका सिंपल सा साधारण सा मतलब ये है कि जब कानून बनाने के लिए सांसद नहीं रहते केंद्र में, और कहाँ पे? विधानमंडल में विधायक नहीं रहते, तो उस टाइम पे कानून बना देते हैं कौन? राज्यपाल ही उस राज्य के लिए कानून बना लेते हैं, टेम्परेरी रूप से, कुछ दिनों के लिए, 5-6 सप्ताहों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधानमंडल। और फिर जैसे ही बैठक होगी तो विधानमंडल या तो इसको पास कर सकता है या फेल कर सकता है। ठीक है, और नहीं करेगा कुछ भी एक्शन तो 6 सप्ताह के बाद ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यही वही लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, लेकिन इसे राज्य विधानमंडल के पुनः सत्र, मतलब दूसरी बैठक, जो भी बैठक होगी आने से 6 सप्ताह के भीतर ही अनुमोदित, अनुमोदित मतलब सबके सिग्नेचर और सबकी सहमति लेना पड़ता है। ठीक है, लेना अनिवार्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकनायक उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक उपनाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता हैं। समाजवादी सिद्धांतवादियों ने विशेष रूप से 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति लाए थे। 1970 के दशक में, एग्जैक्ट डेट क्या है? 1974 पे लाए थे। 1974 में संपूर्ण क्रांति लाए थे। ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व किया था। दशक का मतलब होता है उसके आगे वाले किसी भी वर्ष में, जैसे दशक में 10 वर्षों के आसपास, जैसे 1970 का दशक लिखा है तो 71 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, और 73, 74, 75 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 60 होता तो 1960, 61, 62, तो दशक का मतलब आगे वाले 10 वर्षों के तक। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति कब आई थी? 1974 में। नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण जी ने। होली, हिरण्यकश्यप नाम किस त्योहार से संबंधित है? तो ये होली से, अभी भी दशहरा हुआ है, होली है, हुई है, अब दशहरा होने वाला है, दीपावली। अच्छा, होली के बाद दीपावली, फिर आएगा वो। पौराणिक कथा, प्रहलाद और नरसिंह भगवान। प्रहलाद हिरण्यकश्यप एक दुष्ट राजा था। ठीक है, ये लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय की अधिक अंतर नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो ये कहता है कि विधानसभा की जो भी बैठकें होती हैं, कितनी? 2 बैठकों के बीच कम, ज्यादा से ज्यादा कितना अंतर नहीं होना चाहिए। ये सब जगह होती है। अगर केंद्र में देखें तो केंद्र में भी बैठक होती है और राज्य में भी होती है, और अगर देखें तो ग्राम पंचायतों की भी बैठक होती है ना, ग्राम सभा वगैरह की बैठक। तो ग्राम सभा की भी बैठक हो या कोई भी बैठक हो, इनमें अधिकतम 6 माह से ज्यादा का
गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 बैठकें होंगी तो 6 माह के अंदर होंगी, जैसे पहली हुई और फिर दूसरी होगी, तो इसमें 6 माह से ज्यादा का समय नहीं लिया जाएगा। 1 साल में 2 बैठक होनी अनिवार्य है, ठीक है। अपने यहाँ भी ग्राम सभा की बैठक होती है, सरपंच इसका नेतृत्व करते हैं, सरपंच और सेक्रेटरी, सचिव बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो अपने यहाँ भी होती है, और जिसके यहाँ नहीं होती है तो वो शिकायत भी कर सकते हैं। तो अधिकतम समय कितना होता है? 6 माह का। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसी भारत का जनसांख्यिकीय इतिहास महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से किस वर्ष को जनसंख्या का महान विभाजक के रूप में माना जाता है? तो इसको माना जाता है 1921 को। कारण क्या है? कारण यह है कि इस टाइम पे जनसंख्या बहुत घट गई थी। क्या हो रही थी? घट रही थी 1921 के पहले। जैसे अभी 14 से 18 तक, 1914 से 18 तक चलता है प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ भी जनसंख्या, कई बीमारी, महामारी, हैजा जैसे रोग भी फैल गए, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या घट रही थी। और 1921 के बाद फिर जनसंख्या लगातार से बढ़ने लगी। तो इसको विभाजक वर्ष माना जाता है। कैसा माना जाता है? महान विभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं वो अपने आचरण के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। क्योंकि इनकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये उत्तरदायी किसके प्रति होंगे? राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और शपथ की बात की जाए तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ उसी स्टेट, जिस स्टेट का राज्यपाल है उसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। CHC, चीफ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे शपथ। किसको दिलवाएंगे? इनको, राज्यों के गवर्नर को, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो नियुक्ति करते कौन है? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलवाते हैं? मुख्य न्यायालय के, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की शपथ 69 में है। किसमें है? शपथ 69 में है, आर्टिकल 69। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया? तो बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा थी जिसने मूर्ति पूजा पर जोर दिया? बौद्ध धर्म था जो, वो 2 शाखाओं में बट गया था। कितनी शाखाओं में बट गया था? 2 शाखाएं। एक शाखा थी हीनयान और दूसरी शाखा थी बौद्धयान। तो ज्यादा मूर्ति पूजा वगैरह ये सब पे ज्यादा ध्यान देती थी महायान शाखा के लोग, ठीक है। तो मूर्ति पूजा पर बल किसने दिया? महायान शाखा ने बहुत ज्यादा बल दिया। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। मतलब जैसे ही हमारे चुनाव होके रीतते हैं, ठीक है, चाहे वो केंद्र के हों, यदि यहाँ राज्य की बात है तो राज्यपाल करता है, और यदि केंद्र या संसद की बात होती तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो जब राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, इसमें ऐसा रहता है कि जो भी पार्टी जीती है, जैसे चुनाव हुए, जैसे अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी मान लो बीजेपी है, बीजेपी के बाद कांग्रेस है, कांग्रेस के बाद और कोई सी भी पार्टी है, तो जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली, क्या हुआ? जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली तो और चुनाव जीतने के लिए या सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए पड़ता है? जितनी भी वोट थी उसका आधे, जितनी भी वोट थी उसका आधे से एक अधिक वोट लाने पर सरकार बनाने को मिलती है, ठीक है। तो जितने मतलब उसमें सदस्यों ने भाग लिया चुनाव में, या जितने लोगों का उसमें चुनाव हुआ, तो चुनाव मान लो जितने पे हुआ, मान लो 200 सीटों पर हुआ। कितना? 200 सीटों पर हुआ। तो इससे आधे मतलब 2 से आधे 100 और प्लस 1, तो यहाँ पे कितना? 101। तो जो भी पार्टी 101 सीट ले आएगी उसकी सरकार बन जाएगी। तो ऐसे ही जैसे कई बार क्या होता है, कोई डायरेक्ट ही जीत जाता है तो राज्यपाल आमंत्रित करेंगे कि अपनी आप सरकार बना लो, और फिर उनका मुख्यमंत्री बनाते हैं, और मुख्यमंत्री बनाने के बाद फिर उनसे मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं कि कौन खेल मंत्री होगा, राज्य मंत्री, कृषि मंत्री। तो ये सारी चीजें राज्य में भी होती हैं और केंद्र में भी होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही केंद्र में राष्ट्रपति बुलाते हैं किनको? मंत्रिपरिषद के जो
जीती हुई पार्टी है, या अगर उनकी सरकार पूर्ण, जैसे उनको 201 वोट सीट नहीं मिल पाई, ठीक है, जब 201 सीट नहीं मिली तो सरकार नहीं बनेगी, तो फिर उनको आमंत्रित करेंगे कि हमें इतने दिन के अंदर अंदर आप सरकार बना के दो, तो फिर वो मंत्रिपरिषद सरकार बना के देगी, और फिर उनमें एक मुखिया निकलेगा जिसको बनाएंगे क्या, राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री, ठीक है। और फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह से क्या बनाएंगे, फिर हम इनकी सलाह से हम अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, राज्यपाल। क्या होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है, मतलब जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो सूर्य का प्रकाश कहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है तो कौन सा ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, ठीक है। तो जब सूर्य का क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण, क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण, ठीक है। और यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो इसको फिर बोलेंगे सूर्य ग्रहण, क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण। ये मान लो क्या है, चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण कब होगा, जब पृथ्वी बीच में आ जाए सूर्य और चंद्र के, और जब सूर्य ग्रहण कब होगा, जब चंद्रमा बीच में आ जाए पृथ्वी और सूर्य के। इसका आंसर क्या होगा, चंद्र ग्रहण, यहाँ पृथ्वी बीच में आ रही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में की थी, पुणे महाराष्ट्र में की थी। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और ये राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं, ये नियुक्ति करते हैं, और शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य के मुख्य न्यायालय के उच्च न्यायाधीश, ठीक है। तो आंसर नंबर सी राइट होगा इसका। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला, ठीक है। तो जब भारत आजाद हुआ उसके बाद प्रथम महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू, जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी, किसकी बनी थी, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो 1947 में ही बन गई थी ये। और कौन सी थी, एक सुचेता कृपलानी थी, कौन थी, सुचेता कृपलानी, ये भी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, क्या थी, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, यहीं की बनी थी, उत्तर प्रदेश की, पहली महिला सीएम बनी थी उत्तर प्रदेश की। अच्छा, ये कौन है, राजकुमारी अमृता कौर, तो ये पहले स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, स्वास्थ्य विभाग की देखभाल के लिए सबसे पहले ये स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। तो पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। ये सरला ग्रेवाल दी थी, आईएएस अधिकारी थी, क्या थी, आईएएस अधिकारी, और यहाँ की राज्यपाल भी बनी थी, कहाँ की, एमपी, मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी बने थे, ठीक है। तो किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली सरोजिनी नायडू, कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की एक और की सीएम बनी थी, कौन थी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। ये पहली सीएम बनी थी, भारत की पहली सीएम किसी राज्य की उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। राजकुमारी अमृता कौर ये क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, क्या बनी थी, स्वास्थ्य मंत्री। सरला ग्रेवाल ये आईएएस अधिकारी थी, और ये एमपी की क्या बनी थी, राज्यपाल बनी थी, ठीक है। तो एमपी की पहली महिला राज्यपाल, और पूरे देश की पहली कौन सी है, सरोजिनी नायडू। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है इक्यूबेरन, क्या है, इक्यूबेरन। अच्छा, युद्ध अभ्यास कहाँ कहाँ के बीच होता है, तो युद्ध अभ्यास होता है इंडिया और अमेरिका के बीच, इंडिया और अमेरिका के बीच, ठीक है, अमेरिका के बीच होता है। इंदिरा कहाँ कहाँ के बीच होता है, तो इंडिया और रसिया के बीच। तो इंदिरा कहाँ कहाँ के बीच होता है, भारत और रूस के बीच में। अच्छा, कोप इंडिया कहाँ कहाँ के बीच में होता है, तो भारतीय वायुसेना, कौन सी, भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच में कोप इंडिया होता है।
इक्विवेलेंट कहाँ कहाँ, भारत और मालदीव के, इंदिरा भारत और रसिया यानी रूस के, और युद्ध अभ्यास अमेरिका और इंडिया के। ठीक है, तो ये 4 युद्ध अभ्यास होते हैं। यहाँ लिखा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, इंदिरा भारत और रूस, इक्विवेलेंट भारत और मालदीव, और कोप इंडिया भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा ये कौन सी थी? मुगल थी। ठीक है, तो बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता था। ये किसकी याद में बनाया था? औरंगजेब की पत्नी। औरंगजेब की पत्नी कौन थी? दिलरास बानो बेगम। कौन थी? दिलरास बानो बेगम। ठीक है, तो इनकी याद में बनाया था, इनके पुत्र ने बनाया था। बीबी का मकबरा जो वास्तविकता में है तो वो इनके पुत्र ने बनवाया। ठीक है, और दिलरास बानो बेगम के पति कौन है? पति है औरंगजेब। औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। ठीक है, तो बीबी का मकबरा वास्तविकता में माता की याद में बनवाया। किसकी? माता की। और किसने बनाया? उनके पुत्र ने। ठीक है, ये मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसका अभी नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया था बाद में। थैंक यू।